स्टार्ट किया जाए। तो मैथ में पहला सवाल है, 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, तो 2 वर्ष के बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है? गया कब है? अभी गया है, अभी। तो हम लोग ये देखें कि जो 7 सदस्य हैं, जो आपके 7 सदस्य हैं, इनका कुल आयु कितना होगा? 7 गुने 12, यही होगा वर्तमान में। उसमें से कौन चला गया? एक 6 वर्षीय बच्चा चला गया, तो इसमें से -6 तो होगा ही। ये कब का आयु का योग मिलेगा? वर्तमान आयु का योग। कितने लोगों का? 6 लोगों का। एक चला गया तो 6। लेकिन हमें पूछा कब का है औसत? 2 वर्ष बाद का। तो अगर हम इसी में उसको करना चाहें तो हम कितना जोड़ देंगे? योगफल में जोड़ेंगे तो 12, और यदि औसत निकाल के जोड़ें तब तो खाली 2 जोड़ेंगे। मान लीजिए हम अगर इसका औसत ही निकाल देते हैं पहले, ये मिलेगा वर्तमान औसत। कितने लोगों का? 6 लोगों का। और उसमें फिर सब में कितना जोड़ देंगे? 2-2 करके, ये भी हो जाएगा। और यदि जैसे कहा उन्होंने 12 जोड़ना होगा अगर ऊपर जोड़ते हैं तो। चलिए, तो कितना आ जाएगा? 14 में से 1 गया तो 13 और 2 15, ठीक आएगा। ये क्या मिला है सबको समझ आना चाहिए ना। ये मिला है 6 सदस्यों का या बच्चों का वर्तमान औसत, है कि नहीं? और उसमें फिर हम लोग कितना ऐड कर दिए हैं? +2। उससे क्या मिल गया? अब से 2 वर्ष बाद का। अगर कोई नहीं गया होता तो तब तो 12 2 14 हो जाता सीधा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं था इसमें। एक संख्या किससे कह रहा है? तो कहता है 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम, तो वह संख्या क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या समझते हैं? वो संख्या पक्की बात है कि बीच वाली, मतलब इन दोनों का बीच में, और दोनों का मीन भी होगा, अरिथमेटिक मीन भी। तो केवल क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो उसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक। लेकिन अगर एक लाइन लिख दें तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। माना कि वो संख्या x है, तो x - 19 किसके बराबर? तो 59 - x के। सवाल यही कह रहा है x और 19 में जो अंतर है वही किसमें अंतर है? 59 और x में। तो जब देखेंगे तो 2x का मान आपको क्या मिलेगा? दोनों को जोड़िए, 59 + 19, देयरफॉर x बराबर, तो 9 9 18, 70/2 यानी आ जाएगा 39, है ना। जब भी सवाल ऐसा आए, इससे हम समझ जाते हैं कि वो तीनों राशि किसमें होता है? AP में हो जाता है, यानी कि बीच वाला जो होगा वो दोनों का मीन होगा। आइए, ये कह रहा है कि एक ऐसा अंक ढूंढिए एक ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से में अगर 5 जोड़ दें तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जाता है जिसके तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए। अगर हम लोग इस तरह देखें कि मान लीजिए कि अंक मतलब संख्या है, वो अंक ना क्या कहें, ज्यादा बेहतर शब्द क्या होगा इसके लिए? इसके लिए अच्छा शब्द होगा संख्या, है ना। तो वो संख्या को अगर x कह देते हैं तो इसके कितने हिस्से में? 1/4 हिस्से में अगर 5 जोड़ देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाता है? उस संख्या के बराबर हो जाता है जो उसके कितने में? 1/3 में कितना घटा दे? 5 घटा। लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है, हम लोग तो समझ लिए, अपने से कर दिए, लेकिन यहां पे एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है। कह रहा है ऐसे अंक के, ऐसे संख्या के बराबर हो जो उस संख्या के तीसरे, मतलब वो x की ही बात कर रहा है, जबकि वहां से वो समझ में इतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो किससे गुना कर दिया जाए, तो x/4। अब बाबू हाँ डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। रुकिए हम लोग किससे गुना कर ले, सब में देखिए तो 12 से, सब में 12 से गुना कर लेते हैं। तो 12 से करते ही कितना आ जाएगा 3x, अब 12 बचे 60, ये कितना 4x और ये भी 60। तो हमारा x का मान 120 जैसा आप लोगों ने कहा है कि नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आइए कुछ 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। अगर 5 दोस्त और होते तो हर एक को एक संतरा कम मिलता। तो बताइए कि वे दोस्त कितने थे। तो आप मान लें कि दोस्तों की संख्या कितनी थी, x। दोस्तों की संख्या x ये हमने मान लिया। तो पहले ज्यादा संतरा मिलता होगा और अब उसमें से एक संतरा कम मिलता है। तो आप देखिए तो पहले कितना संतरा मिलता होगा, 100/x प्रत्येक को, और अब कितना मिलता है, तो 100/x, 5 दोस्त बढ़ गए ना, x + 5। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक संतरा का। वही ना कह रहा है, हर एक को एक एक संतरा कम मिलता है। तो ये पहला है प्रत्येक को मिलने वाले संतरा शुरुआत में, और ये बाद में, और दोनों में अंतर 1 का। तो अब करना क्या है, x का मान ऑप्शन से देखिए और उसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो किसके लिए, 20 के लिए। तो अगर 20 लेते हैं तो 20 × 5 = 25 चौका, बिल्कुल। यानी हमारा जो x है वो हम देख पाते हैं कि 20 के लिए समीकरण जो है वो सत्यापित हो जाता है। तो अगर प्रारंभिक में कितने दोस्त थे शुरुआत में, कहेंगे 20 दोस्त, और अगर 5 बढ़ने के बाद पूछा जाए तो बोलेंगे 25 दोस्त। और प्रत्येक को संतरा कितना मिलता था, तो पहले 5-5 करके और बाद में 4-4। ये क्या है देखिए, कहता है कि 40 घंटे के हफ्ते के लिए एक मिल मजदूर का मूल वेतन 20 रुपया है। उसका मूल वेतन है कि 40 घंटा अगर आप काम करते हैं एक हफ्ता में, तो कितना मिलेगा आपको, 20 रुपया। मूल दर पर 25% ओवर टाइम दिया जाता है। 25% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते उसने ओवर टाइम किया और उसकी कुल परिश्रमिकी कितना बना, 25 रुपया। तो बताइए उसने कुल कितने घंटे काम किया। सवाल तो यही है, ये एक हफ्ते का ही इनकम दिया है उसका, कितना, 25। तो आप पहले केवल ये देख लो कि वो ओवर टाइम से कितना कमाया है। उसका जो मूल है, मूल वेतन, वो तो 20 है ही, है कि नहीं। मूल वेतन तो 20 ही होगा। तो जो ओवर टाइम से जो वो कमाया, ओवर टाइम से जो उसने पैसा आय किया होगा, वो कितना किया, 5 रुपया, केवल 5 किया ओवर टाइम से। तो अब आप ये पता करिए कि 5 रुपया इनकम करने के लिए उसको कितना घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो आपके सामने है कि 40 घंटा करता है तो कितना मिलता है, 20। तो उसका एक्चुअल रेट कितना है, देखिए तो 20 रुपया बटा में 40। ये हम क्या निकाल रहे हैं कि वो प्रति घंटे वास्तव में कितना मिलता था उसको, तो कितना मिलेगा, 50 पैसा। यही है उसका, ये उसका कौन सा इनकम है, वास्तविक प्रति घंटा का इनकम। लेकिन उसको ओवर टाइम में क्या हो जाता है, 25% इससे ज्यादा मिलता है। यदि आप ओवर टाइम करें तो आपके मूल दर से, क्या बोला, जो उसका मूल दर है इनकम का प्रति घंटा, उससे कितना अधिक मिल जाता है, 25% ज्यादा। यानी कि उसका जो ओवर टाइम का रेट है, उसका ओवर टाइम का जो दर है, ओवर टाइम का दर वो कितना होगा, तो 1/2 से कितना ज्यादा बाबू, 25% ज्यादा, मतलब 5/4। यही ना है जी, प्रति घंटा। अब हम दर लिख दिए तो घंटा की जरूरत वैसे है नहीं, फिर ये मैंने लिख दिया। ये कितना आ जाएगा, 5/8। अब आप बताओ
ये तो उसका प्रति घंटा का इनकम है, तो कितना कमाना है उसको? 5। तो 20 रुपया कमाने में तो उसने कितना काम कर दिया होगा? 40 घंटा तो किया ही है उसने, 40 घंटा तो वो काम किया ही है। और 5 रुपया कमाने के लिए कितना करना होगा? 5/8, ये ना करेंगे। 5 रुपया कमाना है हमको, हमारा दर क्या है कमाने का? हम 5/8 कमाते हैं 1 घंटा में। हमको अगर 5 रुपया कमाना हो तो 8 घंटा काम करना होगा ना एक्स्ट्रा। यानी कितना घंटा आया है देखिए, तो कहेंगे 8 घंटा। तो ओवर टाइम वो कितना किया? 8 घंटा। तो कुल कितना वर्क किया होगा? 40 तो करेगा ही, और 8 रुपया उसमें जोड़ देंगे। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन है ना, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा तो ये एक बेहतर क्वेश्चन। कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो बताइए, किसी भी पार्ट में। मूल दर समझ में आया? ये इसका मूल दर है, और वो उसका ओवर टाइम का दर है ना। 5/4 कहां से आया? 25% बढ़ा तो 125/100, यानी कि वो 5/4। और उसके बाद हमने क्या निकाला? ये टाइम निकाला। यहां पे टाइम, ये समय पता किया। सवाल में दिक्कत हो सकता है लैंग्वेज के हिसाब से, है ना। जब तक एक बार बनाए नहीं होंगे पहले तो परेशानी आएगी। प्रश्न क्यों नहीं बनता है? वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। अगर सवाल समझ में आ जाए तो फिर गुना भागा तो सबको आ ही रहा है करने, है कि नहीं? कभी बार 2 बार पढ़ना पड़ता है, कभी बस सिर्फ केवल वर्ड का ही इशू है। एक बार जितना बनाइएगा ऐसा सवाल ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा गेन करेगा। इसमें क्या है देखिए कि 243 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर हो, तो सबसे बड़ा भाग क्या हो? अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है? पहले भाग का क्या कह रहा है? आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग के 1/4 के बराबर। हमने मान लिया XYZ तीनों भाग। तो इससे तुरंत हम क्या निकाल पाएंगे? हमारा जो अनुपात है वो निकाल लेंगे, और वो क्या आ जाएगा? 2:3:4। यहां क्या मान लेंगे? सबको 1 मान लेंगे हम लोग, है कि नहीं? क्योंकि यहां 1 1 1 है, उसका एलसीएम तो 1 ही होता है। तो क्या दिखेगा? x = 2, y = 3 और z = अब कुल कितना था? 243। कुल 243। तो सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9 इक्विवेलेंट टू 243, यानी एक जो होगा वो 9 दूना 18 7 63। अब किसका मान पूछा था? सबसे बड़ा 27 चौका 108। इसमें सबसे बड़ा कौन है? ना है जो तीसरा भाग है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा यदि कहेगा वो Z है, और वही हो जाएगा 4 गुने 27 यानी 108। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा। क्लियर? आइए, अब ये कहता है जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में सभी 5 अंक होते हैं। तो गुणनफल में सभी 5 अंक होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समझे? सभी 5 अंक होते हैं, मतलब हमें क्या बोला जाता है? ये कि जो भी अंक होगा गुणनफल में वो सब 5 होगा। मतलब 5 अंक नहीं होता है, कहने का मतलब सभी अंक जो होता है वो 5 होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? सभी 5 अंक नहीं होते हैं, सभी अंक 5 होते हैं। वो ऐसा कहना चाहिए उसको, सभी अंक कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो सबसे छोटा ढूंढिए इसमें से कौन सा संख्या है। जैसे कि आपका ये वाला है ना, हाँ, तो गुना करेंगे 13 से सीधा। ऐसे सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? उसे भाग देंगे तब भी हो जाएगा। 5 5 वाला जो संख्या होगा उस पर भाग दीजिए तब भी काम बन जाएगा। 13 5 65, किसको कर? ये वाला है 13 5 65 का 5, 13 3 39, 6 कितना? 45 का
5, 13 सत्ते 91, 91 4, 95 का 5, 13 दूना 26, 9, 35 का 5 और 13 चौका 52, 3, 5। ये हो गया आपका। तो ये तो आपको रैंडमली सबको देख के बनाना पड़ा, ये तो हमको क्या करना पड़ा, सबको देखना पड़ा तब ना जाके उसमें आएगा। और हमारा रूल क्या है बनाने का, तो जैसे ही कहेगा सभी अंक 5 हो, बात समझ पा रहे हैं, तो एक अंकीय संख्या से अगर इसको गुना करिएगा तो 2 अंक बनता है। तो हम लोग को रिजल्ट चाहिए कितना अंक, 6 अंक चाहिए रिजल्ट, हमको 6 अंक मिलेगा फिक्स है। अगर 13 से गुना करेंगे उसमें तो कितना मिलेगा 6, तो 6 अंक अगर मिला तो हम पहले क्या कर लेंगे कि 6 को 5 लिख लेंगे। ये सवाल क्या है ना, सभी अंक कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। जैसे यहां पे लिख दिए हम, सब आंसर कितने का है, सब ये सब जितना भी ऑप्शन है सब 5 डिजिट वाला है, तो रिजल्ट मेरा हमेशा क्या होगा 6 डिजिट में होगा। और ये लिख करके इसमें किससे भाग दे दीजिए 13, तब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कौन सा होगा। हाँ अच्छा, ये कैसे मिस करके लगेंगे, डायरेक्ट भाग गया क्या। चलिए आइए, तो एक बक्से में 180 रुपया रखा है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात दी गई है, और कहता है बक्से में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो फर्स्ट कितना का है वो 1 रुपये का, दूसरा टाइप का जो सिक्का है वो 50 पैसे का है, और जो तीसरा टाइप का सिक्का है वो 25। और सवाल में ये अनुपात संख्या का है सिक्कों के, हाँ वो संख्या का अनुपात है, वो है 2, 3 और 4। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बस दिमाग में एक के रख देते हैं कि हाँ माना कि जो संख्या है वो कितना कितना 2K, 3K, वो ना लिखे तो भी चलेगा और लिख दे तो दिमाग में क्लियरिटी रहती है। अब देखिए तो कुल कितना हो रहा है, ये 200 पैसा, ये कितना पैसा 150, और ये कितना 100, तो कुल मिलाया कितना हुआ 200, 100, 150, 450। 450 बराबर कितने के 180, मतलब पैसा में सबको कर दिए, तो हमारा के का मान कितना आ रहा है 40, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कटेगा तो 40 आएगा। अब किसका पूछा आपसे 50 पैसे का, तो 40 दिए 120, ठीक है, पैसा में कर दिए तो कैलकुलेशन इजी हो गया थोड़ा। और कई लोग के नहीं भी लिखते हैं, अपना 1 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे तो कोई खास परेशानी इसमें, बहुत लंबा समय नहीं लग जाएगा, वही 2 से 3 सेकंड का फर्क पड़ सकता है। ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, एक सवाल स्किप हो गया था। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से भाज्य है। तो 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं शुरू कहां से करिएगा 100, 100 से ना शुरू है, और लास्ट कहां पे जाएगा लास्ट जो संख्या होगा वो होगा आपका 999। तो इसी के बीच में 6 से कटने वाली कितनी संख्या है ये आपसे पूछी जा रही है। तो इसको बनाने का हम लोग 2 उपाय ढूंढते हैं, एक तो ढूंढते हैं एपी कि हम लोग किससे बना लें एपी की मदद से, और एक होता है कि गुणनखंडों की संख्या देख करके भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले क्या पता कर लेंगे कि 1 से लेके 999 तक 6 के कितने गुणज हैं, और उसमें से किसको घटा देंगे 1 से लेके 99 तक का घटा देंगे, तो हमको 3 अंकों वाला सब मिल जाएगा। यानी हम क्या करें कि 999 में किससे भाग दें 6 से, तो क्या मिल जाएगा कि 999 तक 6 के कितने गुणज हैं। हमको सब नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए खाली 3 अंकों वाला, तो हम यहाँ क्या करें कि 99 तक जो गुणज होगा 6 का उसको इसमें से खाली घटा देंगे बस। और लेना क्या है पूर्णांक, बस भाग देते वक्त केवल पूर्णांक लेना है। तो 6 एकम 6, 3 छछा के बस 166 ही होगा ये, और ये 16, तो क्या बच रहा है 150, ठीक है। और तरीका क्या है एपी, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए 17 छक्के 102, और लास्ट टर्म निकाल लीजिए 996,
996 हो जाएगा आई थिंक। और उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगा दीजिएगा, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना निकाला आपने 996 और फर्स्ट टर्म कितना 102 और अंतर कितने का होगा 6 का प्लस 1। इसे भी बना सकते हैं। में 6 में 2 गया तो 4 9 कितना 6 कम 6 6 चौका 24 9 54 कितना जगह 150। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है, एपी से भी और इधर से। एपी में क्या करना पड़ेगा, पहले लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस तो 6 हमें पता ही है। तो ये सीरीज बनेगा कहां से 102 से शुरू होकर के 108 और कहां तक जाएगा सीरीज 996 तक। तो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और बीच वाला जो है वो कॉमन डिफरेंस। आइए यह है कि कार ए मुंबई से दमन की ओर रवाना होती है जो 180 किलोमीटर दूर है। इसी समय कार बी दमन से मुंबई के लिए रवाना होती है। यदि कार ए 60 की चाल से और कार बी 30 की चाल से चले तो दोनों कहां मिलेंगे, ये सवाल है। तो ये पता करना आसान है कि कब मिलेंगे, है ना, ये हमें ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, तब बता देंगे कहां मिलेंगे। कि इस तरह के सवाल में जहां पे 2 स्टेशन है, एक स्टेशन आपका मुंबई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और दूसरा है दमन, ये तो कोई भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है, कितना कहा गया है 180 किलोमीटर। अब जैसे ही एक ट्रेन इधर से खुला और दूसरा ट्रेन इधर से खुला, ए ट्रेन जो कार ए है उसकी चाल आपको दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर और इधर से जो ट्रेन खुली उसकी चाल है, कार खुली है उसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये कार बी है इसका नाम। अब प्रश्न यही पूछ रहा है कि दोनों मिलेंगे पक्का। जब एक ही समय में दोनों खुले हैं तो और सवाल आसान हो गया कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या है, सेम है। तो अब हमें केवल यह देखना है कि दोनों कब मिलेंगे, तो जब दोनों मिलकर ये दूरी को तय कर लें। दोनों तभी मिलेंगे जब दोनों मिलकर इस दूरी को तय कर लेंगे। तो हमारा जो टाइम की बात होती है, 2 सवाल पूछता है ना, कब मिलेंगे और दूसरा सवाल कहां मिलेंगे। इस तरह के सवाल में क्या क्या पूछेगा आपसे, कब और कहां। सवाल देखते हैं ना, एक सिपाही किसका पीछा कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा है। तो सिपाही चोर को कब पकड़ लेगा, तो वो तो टाइम बताना होगा, और कहां पकड़ लेगा तो वो आपको दूरी बताना होगा। तो अब हम ये देखें कि कब जब पूछता तो टाइम निकालते तो क्या कहते, उनके बीच की दूरी और दोनों एक साथ चले हैं तो सापेक्ष चाल, तो 60 + 30 यानी कितने घंटों के बाद, कहेंगे दोनों गाड़ियां 2 घंटों के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ये मिला कब, कहां मिलेंगी, तो उसका 2 तरह का आंसर हो सकता है। एक आंसर क्या होगा, मुंबई से कितनी दूरी पर, एक होगा दमन से कितनी दूरी पर। तो आप देखो तो 2 घंटे में कार ए और कार बी कितनी कितनी दूरियां तय करेंगी, जरा ये देख लीजिए पहले। तो ये 60 गुना, तो ये यहां से खुली है और 120 की दूरी तय कर रही है। 60 गुना 2 120, और इधर से जो गाड़ी खुली है चल रहा है तो ये यहां पे आएगी 30 गुना ना, वो 30 गुना 2 तो वो भी कितना 60 किलोमीटर। तो अब आप देख लीजिए ये मीट पॉइंट है दोनों का, ये मिलने का बिंदु है। कहां मिला वो देख लीजिए आप, तो मुंबई से 120 की दूरी पर और दमन से कहेगा तो 60 की दूरी पर। तो सवाल में दोनों दे सकता है आंसर। तो इसका 3 तरह का बात, आंसर क्या देंगे, पहले कब मिलेगा तो 2 घंटे के बाद, कहां मिलेगा तो मुंबई से 120 की दूरी पर और दमन से 60 की दूरी पर।
ठीक है ना, आंसर दिया ये दमन से 150। तो सवाल ऐसा क्या हो सकता है कि दोनों आंसर दिया रहे और एक ऑप्शन क्या हो, ए और बी दोनों। नहीं हो सकता है क्या? एक ये आंसर हुआ, एक क्या लिख देगा यहाँ 60, और यहाँ क्या बोलेगा एक और बी, ए और बी दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे आप बाकी के एग्जाम के साथ चलिए, आप खाली ये मत देखिए कि बीएसएससी क्या पूछा था, आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कैसा पूछ रहा है। तो धीरे धीरे आपके एग्जाम में भी चीजें बदलेंगी, वही थोड़ी पूछेगा फिर से, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, आजकल हर पेपर में बदलाव हो रहा है। तो तैयारी थोड़ी सी उसी तरह की होनी चाहिए। कि चीनी वाला तो कई बार बना चुके हैं हम लोग, तो इसमें केवल और केवल क्या करते हैं, अगर घटी हुई कीमत पूछी जाए तो सबसे आसान हो जाता है ना, घटी हुई कीमत। केवल क्या करना पड़ेगा, आप ये देख लो कि आप कितना पैसा लेके गए थे, कितना रुपया, 100 रुपया लेके गए थे, और आपका कीमत कितना घट गया था, 21%। जो वस्तु की कीमत थी उसके दर में 21% की कमी आ गई। तो जितना आप पहले खरीदते थे उतना खरीदने के बाद आपके पास कितना बच जाएगा, 21% बच जाएगा। आपको तो जितना खरीदना था वो तो उससे कितने में कम में मिल जाएगा, 21% कम में ही मिल जाएगा। यानी कितना बचा लोगे आप, 21%। और यही जो बचत हुआ आपका, उससे आप क्या खरीद पा रहे हो, 10.5 किलोग्राम चीनी। इसीलिए 1 किलो चीनी का कीमत क्या हो, 2 रुपया। 21% 21 रुपया, और उसमें 10.5 से भाग दिए तो 2 रुपया प्रति केजी। बस यही है, यही पूछा था आपसे कि घटी हुई मूल्य क्या होगी। अगर प्रारंभिक पूछ दे तो इसी को उल्टा कर देंगे कंपेयर करके, बस कि कितना परसेंट होगा, 79% ये है तो 100 क्या होगा। करें नेक्स्ट। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है, बहुत खुशी की बात है। पहले आधे समय में वह 42 की रफ्तार से और दूसरे आधे समय में 48 की रफ्तार से, तो कार कुल कितना फासला तय करती है। तो आप देख सकते हो कि अगर कुल दूरी को आप 2D मान लेते हो, कई तरह से बना सकते हैं इसको, हम एक बस लिख दे रहे हैं कि कुल दूरी क्या ले लिया जाए, 2D। तो हमारा आधा मतलब D किस चाल से गया है, 42, और बचा हुआ D को 48, और कुल समय कितना लगा रहा है वो 5 घंटा। बस D का मान निकालिए, तो किससे गुना कर दिया जाए, 6 का तो दोनों दिख रहा है ना, 6 सत्ते और 6 अट्ठे। तो हमारा जो इसमें 3 एक आ रहा है, 7 एक आ रहा है, 7 को ले ही लीजिए, एक 3 ले लीजिए और एक 4 ले लीजिए, यही होगा आपका 84। 84 नहीं होगा ना, 7 21 का 84, इससे तो नहीं कटेगा, एक और चाहिए कुछ, 93 हो जाएगा। 4 12, एक और चाहिए हमको इसमें, एक और 2 लगेगा, एक और 2, क्योंकि हम देखते हैं ना 16 ना है इसमें, 16 3 48 है, मतलब एक 4 और लगेगा। 16 चाहिए हमको एलसीएम में, क्योंकि इसमें कौन आता है, 16 आता है, और 3 तो चाहिए ही चाहिए, और एक 7 आपको चाहिए ही चाहिए। आइए अब आ जाइए, तो 42 काटिए, 7 21 दूना 42, 4 दूना 8, और इधर 48 से क्या बार में, 7 बार में। 8 7 15, तो 15D बराबर 7 गुने 3 गुने 16 गुने 5, तो 5 से 3 बार में 3 दिन खत्म, 16 सत्ते कितना 112, दुगुना कर दीजिए तो 224, कुल दूरी हो जाएगा 224। और हम लोग औसत चाल से भी बना सकते हैं इसको, डायरेक्टली गुना करके भी। कैसे, तो सीधा लिखेंगे कुल दूरी बराबर, एक ही लाइन में, कुल दूरी बराबर, अगर ऐसा कंसेप्ट हो तो 2xy बाय
x प्लस वाई और गुने टोटल समय। इसका यूज कब करेंगे हम लोग? जब आधा आधा दूरी तय करेगा तो डायरेक्ट इसका यूज आप कर सकते हो कुल दूरी के लिए। कुल दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। 2 गुने 42 गुना 48 बट्टा 42 जोड़ 48 और गुने 5। इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। वही आंसर आएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 90। क्या बार कटेगा ये? 18 बार में ना। और काटिए फिर। सब कट जाएगा कि 6 से। थोड़ा सा देखिए, डाटा जब ऐसा होता है तो आपको लगेगा ही थोड़ा सा। तो 6 से काटेंगे। हाँ, 6 से काटेंगे तो 6 तिये 6 सत्ते और 3 से फिर क्या बार में? 16 बार। एक ही बार में कितना आ गया? 200। इसे भी बना सकते हैं। और सेकंड मेथड रेशियो से, भी बना सकते हैं कि कौन कितना कितना दूरी समय लेगा, किस यात्रा में कितना समय लगेगा, वो निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा। चलिए आइए इसका देखिए तो कि 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं और तीसरा उसे 8 घंटे में खाली कर देता है, तो तीनों नल अगर एक साथ खोल दें तो कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा? ये तो काफी इजी सवाल है हम लोग के लिए ना। टाइम लगेगा भरने में। कुल काम कितना मान लिया जाए? 10, 15 और 8 का एलसीएम यानी 120। तो हमारा जो भरने का काम कर रहा है 10 घंटे में, तो 12-12 भरता होगा। 15 वाला और ये खाली करने वाला 15 करके खाली करेगा, तो 120/5 यानी कितना लगाएगा? 24 घंटे में मेरा जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। आइए, किसी अंक के 20% को अगर 20 में जोड़ दें तो वही अंक बन जाता है। ये अंक नहीं, बार-बार संख्या होना चाहिए कि कोई संख्या का 20% को या 20% में किस में जोड़ दे? 20 में जोड़ दे तो संख्या प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 20% में तो हम 80% जोड़ेंगे तब ना संख्या मिलेगा। यानी यही 20 कितना दिया हुआ? 80% है। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा 80% जो है संख्या का वो कितने के बराबर है? 20 है, इसीलिए 100 क्या हो? 25 आ जाएगा ना। 20 चौका और ये 25, यही मेरा वो संख्या हो जाएगा। और अगर आप बना के लिखेंगे तो कहेंगे किसी संख्या के x के कितने परसेंट को? 20% को किस में जोड़ दीजिए? 20 में, तो क्या प्राप्त हो जाता है? इक्वेशन हो गया ये। अगर इक्वेशन से बनाएंगे तो ये नीचे वाला इक्वेशन, इसमें x का मान निकाल लीजिए। दूध और पानी के एक मिश्रण में 35% पानी, ठीक है, और दूसरे मिश्रण में 45%। दोनों मिश्रण मिला के एक 24 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 40% पानी होता है। तो बताइए पहले मिश्रण से कितना लीटर पानी आपने निकाला? तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये किससे बनने वाला है? एलिगेशन से। तो ये 2 टाइप का आपका मिश्रण है, पहला और ये दूसरा। तो पहले में कितना पानी है? 35%। और दूसरे में कितना पानी है जी? 45%। और आपने जो मिश्रण तैयार किया है वो कितने का हुआ? 24 लीटर का हुआ टोटल मिश्रण। और उसमें जो पानी की प्रतिशतता है वो कितनी है? वो है 40%। आपका पानी उसमें कितना है? तो कहेंगे आप 40% आपका पानी है। तो अगर हम लोग एलिगेशन लगाएं तो ये कितना आ रहा है? और इधर वाला भी, यानी कि दोनों मिश्रणों में से आपने बराबर मात्रा लिया था और दोनों मिला करके ये जो मिश्रण तैयार किए हैं आप, ये कुल कितने का बना है? 24 लीटर का बना। और कैसे बना है? तो दोनों में से बराबर लेकर के, यानी दोनों कितना कितना लेंगे आप? तो पहला भी 12 लीटर लेंगे आप और दूसरे में से भी 12 ही लेंगे आप। वही पूछ रहा था कि पहले मिश्रण में से कितना लिया गया है। जब दोनों में बराबर लिया गया है तो कितना कितना हो जाएगा? 1-1 मतलब
12 बार। ठीक है। यदि किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% बट्टा दे तो व्यापारी को 20% का लाभ होता है। व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा यदि बट्टा को बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया जाए? 15%। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि सीपी और एमपी का जो रिलेशन है वो पहले देख ले हम। देखिए तो क्या रिलेशन है, अंकित मूल्य पे 10% छूट मतलब कितने का होगा? 90 पर। ये उसका विक्रय मूल्य है, उसका ये क्या मिला उसको? विक्रय मूल्य। और 20% का लाभ होता है, यानी जो कि 120% है किसके? सीपी के। तो तुरंत क्या मिल जाएगा हमको इससे? एमपी और सीपी का रिलेशन क्या मिला? 30 चौका और 30 तिये। हो गया एक चीज। अब प्रश्न ये कहता है कि अगर आपका डिस्काउंट को बढ़ाकर कितना कर देते हैं? 15%, तब उसको कितना लाभ होगा? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। कितना कर दें इसको? 400 और इसको 300, थोड़ा इजी होगा। अब देखिए तो 400 पे कितना छूट देना है आप? 15% का, मतलब 15 चौका 60 रुपये का। तो आप कितने पे बेचोगे तब? 360, 140 पे बेचोगे। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 340। क्यों? क्योंकि आपने इस पे कितना छूट दिया है? आपने इस पे छूट दिया है 15% का छूट। तो 300 में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं? 340 में। तो कितना प्रॉफिट है आपका? 40/3। ये ना होगा जी, ये आपका लाभ हो गया। 40/300 गुना 100, 100 काट दिए तो 40/3 क्या आ रहा है? 13.33। ठीक है। पहला स्टेप समझ गए, 4/3। फिर अगला स्टेप था कि 15% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 340 में आप बेच रहे हैं आप, तो आपका लाभ तो घटेगा। पहले 10% छूट दे रहे थे और अब 15%। नेक्स्ट करें। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 2/5 से अगर जाए तो दफ्तर 45 मिनट देरी से पहुंचता है, तो नए चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगता है? तो 15×5 कितना? 75 मिनट। कि पहले वाला देखिए तो एक होगा इसका वास्तविक चाल, मतलब सामान्य चाल, जो इसकी एक्चुअल चाल है। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका? जो बाद में जो नया चाल है। तो ये दोनों चाल का क्या अनुपात होगा? देखिए तो पहले अगर 5 था तो अब किस चाल से जा रहा है? 2। तो टाइम का क्या रेशियो होगा? दोनों में क्या अंतर है? 3 का। वही कितना दिया गया आपको? 45 मिनट। यानी 1 अनुपात बराबर में 15 मिनट। तो 15×5 75 मिनट लग रहा है बाद में। पहले कितना लगता था? पहले 30 मिनट लगता था। किससे गुना कर रहे हैं? 15 से। इसमें भी ठीक है ना, क्योंकि 1 अनुपात का मान 15 मिला है, तो 2 कितना होगा? 30 होगा, और 5 कितना होगा? 75। तो सवाल में कौन सा पूछा है? नए चाल से। तो नए चाल से समय कितना लग रहा है उसको? 75 मिनट। हम लोग क्या बता दिए देख के कि दोनों का डिफरेंस यही देख लिए। तो 3 दिखा मुझे कितने के बराबर? 45। तो 1 बराबर 15। तो हम 5 में क्यों गुना किए? क्योंकि वो सुस्त वाला है, नया पूछा है। अगर वास्तविक पूछा तो 15 दूना 30 करते। तो इसको लोग ट्रिक बोल देते हैं, जबकि कंसेप्ट यही है। जब ये समझ जाइएगा तब ना वो काम करिएगा। तो कभी भी प्रोसेस पे जरूर ध्यान दीजिए। 93 आइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन
जल से अंशतः भरा हुआ, यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाए तो बेलन में जल की सतह कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम अगर देख लेते हैं आप तो ज्यादा आपके दिमाग में ये क्लियर बन जाए। ये तो आपका बेलन हो गया, ठीक है, और बेलन में क्या भरा हुआ है, तो एक स्तर तक इसमें पानी भरा हुआ, एक स्तर तक इसमें पानी भरा हुआ, ठीक। ये ऊंचाई हमें नहीं पता कि कितनी ऊंचाई तक, अंशतः पानी भरा हुआ है। और क्या गिवन है आपको, तो इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये सवाल है, कहता है कि इसमें एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पूर्णतः डुबा दिया गया, ठीक है। जैसे ही इसमें गोला डूबेगा, जब गोला पूरा डूब जाएगा, ऐसे ये डूब गया पूरा, ठीक है, कितने का है वो, 3 वाला, तो ये पानी तो ऊपर उठेगा ना, तो जहां था उससे अब मान लीजिए पानी उठ के यहां आ गया और गोला पूरी तरह से क्या हो गया, डूब गया, मतलब पानी अब सब में भर गया पानी। तो पानी की ऊंचाई में जो अंतर आया वो देखिए, तो कहां कहां, पहले पानी का हाइट क्या था, ये पहले पानी का हाइट यहां ना था, और अब पानी का हाइट क्या हो गया है, ये। सवाल क्या पूछ रहा है, ये वाला जो इंक्रीमेंट है यही पूछ रहा है, पानी के ऊंचाई में जो वृद्धि आएगी वही पूछ रहा है। पानी पहले इस लेवल पे था, गोला डुबाए हैं तो पानी ऊपर आ जाएगा, तो वही पता करना है कि ये पानी का जो वॉल्यूम ऊपर आया वो कितना होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं फिजिक्स में कि इस वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया पानी की वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो कितना पानी विस्थापित किए हैं आप, तो ये ऊपर जितना पानी आ गया है उतना आया है ना। तो चलिए कंपेयर कीजिए, गोले का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन, यानी कितना ऊपर आ गया है पानी। तो किस शेप में पानी ऊपर आया है, बेलनाकार शेप में, तो मेरा जो पानी का आयतन होगा जो ऊपर आया है वो होगा पाई बेलन का त्रिज्या गुने पानी की ऊंचाई में वृद्धि, ये h इंक्रीजेस है ना, एच आई, और यही किसके बराबर, तो उस गोले के आयतन के बराबर। यही आपका फॉर्मूला होगा। बस आया बात समझ में, जितना डुबा देंगे, जितना बड़ा डुबाएंगे उतना पानी ऊपर आएगा। बस दोनों को कंपेयर कीजिए, पाई पाई, शादी में गए, शादी का सीजन है, और ये 36, 4 9 36, 4 आ रहा है क्या, देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल 1 आ रहा है, ये तो 4 था ही ना, तो 4 9 36, यहां से 9 9 कट गया, 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। हम उसी 4 से काटते थे और हम उसी 4 को फिर बोले कि जाइए तो रह गया। चलिए, तो कितना पानी का हाइट में वृद्धि आएगा, 1, और ये पूछेगा कितना था पहले हाइट, तो तय नहीं कर सकते हैं, कितना था वो कहां बताया है, कि जानकारी नहीं। आइए, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में, सी अकेला उसे 50 दिन में। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, और अकेला सी अगर करता है तो कितने दिनों में, 50 दिन। तो कुल काम हम लोग क्या लेंगे, हम कुल काम ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 50 ही लेंगे। और जब एफिशिएंसीज की बात करेंगे तो कितना कितना होगा, 5 और 1। अब सवाल में एक और बात कहा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। तो समान कार्य करने में दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है, समान। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो भी समान होगी, ठीक है। तो जरा देखिए, तो तीनों मिला के कितना काम करता है, 6 काम। तो ये भी 3 करेगा और ये भी 3 करेगा, समझ पा रहे हैं बात, क्योंकि 6 में तो आधा आधा ही करेगा। तो अकेला ए कितना करेगा, 3, और बी और सी मिलकर भी 3। तो ए का क्या मिल गया आपको, ए का तो 3 मिला, तो बी कितना होगा, 2 होगा। और सी तो आपको पता ही है कि
1 है। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा आपको। तो इसका मदद से आपने क्या कर लिया कि ए कितना है वो आपने पता कर लिया। 6 में ए क्यों पता किए? क्योंकि यहां पे दोनों मिल कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिल करके ए बी सी मिल करके 6 काम कर रहे हैं, तो उसमें आधा आधा, तो ए 3 और बी और सी मिलके 3। आ जाइए, पूछा बी कितना समय में काम खत्म करेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, कुल काम बटा बी की क्षमता क्या दिन लगाएगा? 25 दिन। ठीक है, सवाल को बना लेंगे उससे कोई खास मतलब नहीं आता है। आप ये सोचिए कि क्या आप इस सवाल को पढ़ने के बाद ही कर पाए हैं? आपका फोकस कहां रहता है? इस पे रहता है, मतलब ये जो बना लिए हम उस पे कहां फोकस रखना है? फोकस कहां रखना है कि ये जो हम समझाए हैं सवाल, उससे ये लिख पाते हैं कि नहीं, आप इस पे फोकस रखिए कि क्वेश्चन में वही फंसाएगा आपको। वर्ड पढ़ने के बाद, जो शब्दों को अध्ययन करने के बाद क्वेश्चन का, क्या आप ये लिख पाते हैं? क्या आप समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है? और हम इसका ट्रिक बताएंगे, देखो कैसे जल्दी सॉल्व होता है। इससे आपको क्या होने वाला, उससे थोड़ी यहां पहुंच जाइएगा। ये भी ट्रिक चाहिए, जल्दी करने का भी ट्रिक चाहिए, लेकिन पहले तो सवाल समझो। तभी ना कहा गया है जिसका 10वीं तक अच्छे से पढ़ा हुआ है वो ट्रिक डेवलप कर रहा है, और जो अभी 10वीं ही नहीं पढ़ा है वो तो पहले बनाना सीखेगा ना, पहले कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद कैसे जल्दी बनाते हैं, कि नहीं पहले जल्दी ही बनाना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सवाल में गलती है बाबू। ये गलती यहां ये है कि यहां क्यूब होना चाहिए था। आप लोगों में लिखा हुआ है नहीं, तो यहां क्यूब होगा तभी बनेगा। ठीक है, अगर यहां क्यूब हो गया तो उसको तोड़ेंगे आप फॉर्मूला में, तोड़ेंगे ना, तो तोड़िए फॉर्मूला में, क्या होगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है वो। तो जो हमारा फॉर्मूला है बड़ा वाला वो कौन सा है? लिखिए फॉर्मूला, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये ना फॉर्मूला है। उधर क्या होगा? ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 प्लस 2ab। तो कौन कौन कट जाना है? ठीक ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट जाएगा। चलिए क्या बचेगा? 3 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना? 2ab, ये ना बचेगा। और आपसे पूछ रहा है किसका मान, वो तो इसको नीचे लेके आइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए बी बराबर 2/3। तो अलग अलग करके लिखिए, तो इसको ए स्क्वायर बाई ए बी, ए कटेगा, बी बी कटेगा, ये ना पूछा था, देखिए तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 2/3। तो थोड़ा उसको सही खाली कर लीजिएगा, ठीक है, तो गलती। नेक्स्ट लिख रहे हैं। अब तो आजकल ये जा रहा है लाइव, शाम तक लाइव हो जाता है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिख भी पाए तो साइट पे जाके अब देख सकते हैं। एक दुकानदार अपने माल का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को अंकित मूल्य पे कुछ बट्टा भी देता है, जिससे कि 20% का लाभ हो। ये तो काफी इजी प्रश्न है। 100 रुपया क्या मान लीजिए सीपी, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 150, है ना जी। और छूट कितना दे रहे हैं आप? कुछ बट्टा, जिससे कि 20% का लाभ होता है। मतलब आपका विक्रय मूल्य कितने का? 120, ये ना हुआ विक्रय मूल्य 120 का, तो कितना छूट दे रहे हैं आप? 30 रुपए का छूट। कहां से? 150 से, इसीलिए 100 पे कितना? 20%। कितना छूट दे रहे हैं आप? 20% का। ये 50% बढ़ा के अंकित करता है ना, ये कैसे अंकित करता है? 50% बढ़ा के, और प्रॉफिट कितना भी बेचता है? 20% के।
हम्म बोलिए सर। हम्म। ठीक ठीक। नहीं, 11 11। हम्म। चलिए नेक्स्ट किया जाए। इसका बताइए। सिक्स रूट थ्री, रूट टू, थर्ड रूट फोर और ये फोर्थ रूट फाइव में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, सिक्स रूट थ्री, ये रूट टू, थर्ड रूट ऑफ फोर और फोर्थ रूट ऑफ फाइव। तो सबका जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, सबका मात्रक जो है वो अलग अलग। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबका मात्रक को बराबर करना। तो 6 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यहां 3 है, 4 है, तो सबको क्या करना बराबर, 12 करना सबका इजी होगा। सबको 12 कर देते हैं, एलसीएम उसका। तो 12 करें तो इसमें किससे गुना करना होगा, 6 दूना 12, तो अंदर वही पावर कर दीजिए, जितना गुना करना है उतना ही पावर। और ये मात्रक बाहर क्या हो चुका है, अब 1/12 हो गया है। इसमें भी 2 छक्के 12, तो 2 का पावर 6, और ये 3 चौका 12, और ये 4 तिये 12। ये ऊपर वाला कोई नहीं लिखता है, हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। अब सबसे अंदर सबसे ज्यादा कौन है, देखिए तो 4 का पावर 4, 256। ये केवल 9 है, ये 64, ये 200 और ये 125। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है आपसे, ये वाला होगा, मतलब थर्ड रूट ऑफ 4। ठीक है, सबसे बड़ा अंदर कौन है, 256 है, और सबका मात्रक तो फिक्स है, कितना, 1/12। दिक्कत हुआ समझने में आपको लग रहा है? ये लाइन समझ में आया, इससे कैसे आया ये? देखिए, 6√3 का मतलब होता है 3 का पावर 1/6 होता है कि नहीं होता? तो अगर हम इसको 12 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2/6 गुना 2। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि 3 2/12, तो इसमें 2 को अंदर कर दिए अगर ऐसे, तो बाहर हम क्या लिखेंगे, अब गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1/6। पावर से पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए यही ना लिखे हैं, देखिए तो। और ऐसे ही सबको किया गया, उसी प्रकार से सबको जो मात्रक है क्या बना दिए बाहर हम, यहां सब क्या हो गया, 1/12, ये भी 1/12, ये भी 1/12, ये भी। तो अंदर जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा सबसे छोटा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? आपसे अमाउंट और मूलधन का रेशियो दिया गया है, कितना, 41/40। तो इसमें ब्याज कितना दिख रहा है, 1। तो अगर हम इसमें ब्याज से बताएं मूलधन का क्या अनुपात होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1/40। ठीक, तो अब आपके पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यूज करिए, और नहीं तो यहां से देखिए कि ये 1 रुपये का ब्याज जो होता है वो कितने समय में होता है, कि 1 रुपये का ब्याज 1/4 साल में होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में कितना ब्याज होना चाहिए, 4 रुपया, नहीं होगा? 1 साल में 4 रुपया, कितने पे, तो रेट क्या होगा बताइए, 4 रुपये का ब्याज होता है कितने पे, 40 पे। तो वार्षिक ब्याज की दर कितना %, 10%। 1/4 में 1 रुपया, तो 1 साल में 4 रुपया, तो 10% है ना 40 का, 4 रुपया तो हो गया, आंसर आपका आ गया। और नहीं अगर ऐसा समझ में आए तो फिर SI बराबर PR/T/, SI/P का मान तो है ही आपके पास, और आपके पास टाइम भी है, तो खाली किसका निकालना है, R का वैल्यू निकाल। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 8, 6 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो,
तीन शेष रहे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो निकालिए निर्णायक संख्या बराबर एलसीएम ऑफ 4, 8, 6, 12 और प्लस रिमाइंडर। तो कितना है बोलिए, 24 है ना। 24 3 27, यही आपका संख्या हो जाएगा। क्योंकि शेष 3 बचना चाहिए, पूरा कटने के अलावा 3 शेष, 3 जोड़ देंगे एलसीएम में। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल अगर 24 का शेषफल 13 हो तो संख्या क्या होगा। तो हमारा जो रिलेशन है कौन सा, भाज्य बराबर, बिल्कुल भाजक जिससे भाग दे रहे हैं गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाजक किससे भाग दे रहे हैं आप, 14 से, भागफल क्या आ रहा है आपका 24 और शेष कितना प्राप्त हो रहा है 13। 14 चौका 56, 14 दूना 28, 5 तो 349 हो जाएगा, है ना। और है मैथ तो हो गया आपका, है ना।